बेटा मेन टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो है बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। आपको बताया था बेटा बाइनरी कंपाउंड्स किसे कहते हैं? कंपाउंड्स फॉर्म बाय टू एलिमेंट्स। बेटे वो तमाम कंपाउंड्स जो दो एलिमेंट से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? बाइनरी कंपाउंड्स। हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों से ही कंबाइन होकर बाइनरी कंपाउंड्स बना सकता है। और हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड्स को बेटे क्या कहा जाता है? हाइड्राइड्स, जिनकी कितनी टाइप्स होती हैं? 6 टाइप्स। ठीक है, और वो 6 टाइप्स कौन कौन सी हैं? आयोनिक हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड्स, कॉम्प्लेक्स, मेटालिक, पॉलीमेरिक और बॉर्डर लाइन। तो बेटा दो हम पढ़ चुके थे, आयोनिक, कोवेलेंट। अब बेटा तीसरी टाइप है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। बेटा कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स कौन से होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ 1A and 3A possess complex structure, hence called complex hydrides. ठीक है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 1A and 3A possess complex molecular structure, hence called complex hydrides. बेटा जब ग्रुप 1A और ग्रुप 3A के हाइड्राइड्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। ठीक है बेटा, ग्रुप 1A और ग्रुप 3A के हाइड्राइड्स जब आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, क्योंकि बेटा इसका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है भाई, तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 1A एंड 3A। बेटा रिमेंबर देयर general formula is ABH4। ठीक है भाई, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? ABH4, जिसमें A ग्रुप 1A का एलिमेंट होगा। ठीक है बेटा, A किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रुप 1A के एलिमेंट को। B किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रुप 3A के एलिमेंट को। और इनके साथ होंगे 4 हाइड्रोजन H4। तो इनका जनरल फॉर्मूला होता है ABH4। नाउ प्रिपरेशन। हाँ, अब बेटा जो डेफिनेशन है वही इनकी प्रिपरेशन है कि मैंने क्या बताया कि जब 1A और 3A के हाइड्राइड्स आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। तो भाई ग्रुप 1A का हाइड्राइड LiH, लिथियम हाइड्राइड। ग्रुप हाइड्राइड AlH3, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आपस में मिलेंगे LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसी तरह बेटा ग्रुप 1A का हाइड्राइड NaH, सोडियम हाइड्राइड। ग्रुप 3A का हाइड्राइड BH3, बोरॉन हाइड्राइड। आपस में मिलेंगे NaBH4, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। इसमें ये बड़ा मशहूर है बेटा, ये सबको याद रहना चाहिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये बहुत मशहूर है, लैब में बहुत ज्यादा यूज होता है रिएजेंट के तौर पे। अब जरा फॉर्मूला देखो, मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले ठीक है भाई, ABH4 है। सबसे पहले क्या है? ए किसका मेटल होता है? 1A का। देख लो बेटा,
लिथियम सोडियम। फिर कौन आ रहा है? बी। बी किसका होता है? 3A का। देखो बेटा, एल्यूमिनियम, बोरॉन, और उसके बाद H4, 4 हाइड्रोजन। तो जनरल फॉर्मूला से मैच कर गए बिल्कुल। तो ये होते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। ठीक है भाई, LiAlH4 और NaBH4। हेडिंग डालेंगे बेटे प्रॉपर्टीज की। दे आर salt like solids, they are thermally stable up to 300 degree centigrade, they are soluble in water and ionizes as अच्छा भाई, प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो क्या लिखी है कि दे आर सॉल्ट लाइक सॉलिड्स। बेटा याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स बिल्कुल सॉल्ट के जैसे सॉलिड होते हैं। दूसरी बात, दे आर थर्मली स्टेबल अप टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट डज दैट मीन? बेटा ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक स्टेबल, यानी आप जब इन्हें हीट करोगे तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये डिकम्पोज होने लगते हैं। दे आर सॉल्युबल इन वाटर। बेटा ये पानी में सॉल्युबल होते हैं, पानी में डिजोल्व हो सकते हैं। और आपको पता है बेटा, कोई भी पोलर आयनिक सब्सटेंस जब पानी में डिजोल्व होता है तो आयंस में ब्रेक हो जाता है, यानी कि आयोनाइज हो जाता है। तो NaAlH4 पानी में डालेंगे आयोनाइज होगा। ठीक है भाई, पानी में डालेंगे तो आयोनाइज किस तरह से होगा? Na पॉजिटिव आयन अलग और AlH4 नेगेटिव आयन अलग। अब बेटा आपको मैं एक कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं जो इस तरह से हमारे सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बेटा आपको फायदा होगा अगर आप इसको इस तरह से याद रखेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, दो तरह के आयंस होते हैं, इनर्ट आयंस और रिएक्टिव आयंस। इनर्ट आयंस उसे कहते हैं जो पानी के अंदर रिएक्ट नहीं करते, वैसे ही रहते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम आयंस इनर्ट आयंस है। सोडियम आयंस पानी में इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते रहते हैं, पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। बेटा ये वाला जो आयन है ना, AlH4 नेगेटिव आयन, ये रिएक्टिव आयन है। और जब ये आयन फॉर्म होता है तो ये पानी के साथ रिएक्ट करता है और इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये बात जहन में रखिएगा, ये इस तरह से आपको हमारे सिलेबस में दूर दूर तक नहीं मिलेगा जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन बड़ी काम की बात है। इनर्ट आयंस यानी कि जो पानी के अंदर पानी से रिएक्ट नहीं करते, और रिएक्टिव आयंस जो पानी में रिएक्ट कर जाते हैं। तो बेटा सोडियम आयंस जैसे कि क्या है? इनर्ट आयंस, तो ये पानी के अंदर रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन AlH4 नेगेटिव आयन ये कैसा है बेटा? रिएक्टिव आयन, तो ये पानी के साथ रिएक्शन करेगा। तो बेटा ये आप लिखोगे कि दे रिएक्ट with water to release हाइड्रोजन गैस। बेटे पानी के साथ रिएक्शन करते हैं और इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। देखिए बेटा, NaAlH4 with water, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, AlOH थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटे, तो ये पानी के साथ रिएक्शन करते हैं और इस रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस होती है? हाइड्रोजन गैस। एक यूज आपको पता होना चाहिए, अलग से लिखा हुआ भी नहीं है।
बट फिर भी बता रहा हूं, बड़ी अहम बात है, क्योंकि दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, दे आर यूज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। बेटा काफी सारे रिएक्शंस के लिए जो हाइड्रोजन गैस चाहिए, बेटा हमने काफी सारे रिएक्शंस पढ़े हैं, थोड़े से पढ़े बल्कि, लेकिन हम बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस अभी पढ़ेंगे आगे जाके इनऑर्गेनिक में, खुसूसन ऑर्गेनिक में, जहां हमें हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्ड होगी। और हाइड्रोजन आमतौर पे एग्जिस्ट नहीं करती ना, तो हमें हाइड्रोजन अगर जब भी चाहिए ना, तो हमें उस वक्त बनाना पड़ेगा, हाइड्रोजन को भी बनाना पड़ता है। ये बात जहन में रखें कि भाई जिस तरह तो बहुत सारे केमिकल्स एग्जिस्ट करते हैं ना, हम शेल्फ से खोलते हैं, बर्नी निकालते हैं कैल्शियम क्लोराइड की, सोडियम कार्बोनेट की, लेकिन हाइड्रोजन गैस तो इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती। या तो आप बनी बनाई लो सिलेंडर के अंदर, अब वो उसको रखा नहीं जा सकता क्योंकि वो खतरनाक भी है। इसी वजह से किसी भी प्रोसेस के लिए जब हाइड्रोजन गैस चाहिए होती है ना, तो आमतौर पर उसको उसी वक्त बनाया जाता है और फिर उसे यूज किया जाता है। तो लेबोरेटरी प्रोसीजर्स के लिए हाइड्रोजन गैस जो चाहिए होती है, वो आमतौर पे किससे हासिल की जाती है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। ये बात याद रखिएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इंपॉर्टेंट है, इसको जहन में रखें। बेटा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स कंप्लीट हो जाते हैं। निहाल बेटा इनर्ट आइन मैंने आपको बताया वो आइन जो पानी से रिएक्ट नहीं करता, और रिएक्टिव आइन वो जो नाम से जाहिर है पानी से रिएक्ट कर जाता है। ठीक है भाई, जैसे यहाँ पे सोडियम आइन जो बनेगा वो इनर्ट आइन है, पानी से रिएक्ट नहीं करता। AlH4 नेगेटिव आइन जो बन रहा है वो रिएक्टिव आइन है, क्योंकि ये पानी से रिएक्ट करता है, और इसके रिएक्शन की वजह से ओवरऑल रिएक्शन ऐसा होता है। फिर हमने यहाँ पे जो लिखी है ना बेटा, वो हमने ओवरऑल इक्वेशन लिख दी है। हाँ भाई, समझ में आ गया सब? अच्छा बेटे, चौथी टाइप है मेटालिक हाइड्राइड्स। तीन टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी? आयोनिक हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड्स, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। चौथी टाइप क्या है बेटे? मेटालिक हाइड्राइड्स। अब देखो, हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ कौन से हाइड्राइड्स थे? आयोनिक है भाई। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन थे? आयोनिक हाइड्राइड्स। ऐसे ही बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन थे? कोवेलेंट हाइड्राइड्स। ऐसे ही बेटा बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन होंगे? मेटालिक हाइड्राइड्स। ठीक है, तो लिखेंगे बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन with P block, sorry, with D block elements are called metallic or interstitial hydrides। ठीक है भाई, तो जैसे कि आपको बताया कि हाइड्रोजन जब एस ब्लॉक एलिमेंट से जुड़ता है तो आयोनिक हाइड्राइड्स बनते हैं। हाइड्रोजन जब पी ब्लॉक एलिमेंट से जुड़ता है तो कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनते हैं। बिल्कुल ऐसे बेटा, हाइड्रोजन जब डी ब्लॉक एलिमेंट से जुड़ेगा तो कौन से हाइड्राइड्स बनेंगे? मेटालिक हाइड्राइड्स, जिन्हें इंटरस्टेशियल हाइड्राइड्स भी कहा जाता है। प्रिपरेशन, हाँ भाई, दे आर prepared by passing hydrogen gas over D block metals like
निकल, प्लैटिनम, टाइटेनियम, etc. These metals have empty spaces in their surface called interstitial spaces, in which hydrogen gas is adsorbed forming metallic hydrides. अच्छा भाई, जरा इनकी कहानी मुख्तलिफ है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। प्रिपरेशन में थोड़ी लंबी की है, बाकी में हम प्रिपरेशन में सीधी एक इक्वेशन लिखते थे, कहानी खत्म हो जाती थी, है ना भाई। सीधी सीधी इक्वेशन आती थी। आप आयनिक हाइड्राइड्स में देख लें, प्रिपरेशन की हेडिंग थी, 2 इक्वेशंस थी। आप कोवेलेंट हाइड्राइड्स देख लें, प्रिपरेशन की हेडिंग में 2 हेडिंग्स फर्दर थी और उनमें इक्वेशंस थी। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स में बेटा प्रिपरेशन की हेडिंग में सीधी 2 इक्वेशंस थी। लेकिन यहाँ देखो, प्रिपरेशन की हेडिंग में हमने लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा है, क्योंकि बेटा इनकी कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ है, जिसको समझना जरा ध्यान से। कह रहे हैं दे आर प्रिपेयर्ड बाय passing hydrogen gas over d block metals like nickel, platinum, titanium. These metals have empty spaces in their surface called interstitial spaces, in which hydrogen gas is adsorbed forming metallic hydrides. बेटा ये absorb नहीं है, adsorb अलग अलग होता है, absorption अलग होता है, adsorption अलग होता है, ठीक है ना। तो ये डी है, ऐसा नहीं समझिएगा कि हमने कोई गलती कर दी है। मेरे बच्चों देखो जरा, जो नई बात है वो समझो। बेटा लेट सपोज ये इन 3 में से कोई डी ब्लॉक मेटल का एक ब्लॉक है, या तो निकल या प्लैटिनम या टाइटेनियम जो भी, और ये इसकी सरफेस है पूरी। अब देखो होता क्या है कि इसकी सरफेस में एटम्स लूजली पैक्ड होते हैं, इस तरह। इसकी सरफेस में एटम्स कैसे होते हैं बेटा? लूजली पैक्ड। और इस वजह से इसकी सरफेस में स्पेसेस होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? इंटरस्टिशियल स्पेसेस। जब हम इसकी सरफेस के ऊपर से हाइड्रोजन गैस को गुजारते हैं तो बेटा हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स इसकी सरफेस में मौजूद इंटरस्टिशियल स्पेसेस में क्या हो जाती है? एडजॉर्ब। बेटा एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में फर्क क्या होता है? एब्जॉर्ब होने का मतलब होता है अंदर घुस जाना, और एडजॉर्प्शन का मतलब होता है सिर्फ सरफेस पे रहना, ठीक है, अंदर ना घुसना, सिर्फ सरफेस से चिपक जाना। समझ रहे हो? ठीक है भाई। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? सिर्फ सरफेस के ऊपर चिपक जाना, अंदर ना घुसना। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है भाई? अंदर घुस जाना, ठीक है। तो क्या हुआ कि हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स इसकी सरफेस से चिपक गए और इसकी सरफेस में मौजूद इंटरस्टिशियल स्पेसेस को भर दिया। और बेटा वो मेटल, वो डी ब्लॉक मेटल जिसकी सरफेस पर हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो गई, ठीक है भाई, वो डी ब्लॉक मेटल जिसकी सरफेस पर हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो गई, बस इसी को हम कहते हैं मेटालिक हाइड्राइड, ठीक है भाई। एग्जाम्पल TiH1.73। क्या आपने आज तक ऐसा कोई फॉर्मूला देखा है? नहीं। 2 रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं इससे। मैंने आपको एक बात बोली थी बेटा, याद करो कि आपने इनऑर्गेनिक में जो एक क्वेश्चन आता है गिव द फॉलोइंग रीजंस वाला, वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी, उसकी प्रिपरेशन आपने करनी है।
फर्स्ट ईयर में मैं मना करता था याद करो, रीजन था कि फर्स्ट ईयर में मैंने आपको बताया था 70-80 रीजन आप याद करो, जब जाके कोई एक आध 4 निकलते हैं। इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है बेटे, गिने चुने 20, 22, 25 करोगे इंशाल्लाह निकल जाएगा। और चलो 4 नहीं निकल रहे, 3 निकल रहे, सपोज करो अल्लाह ना करे फंस जाओ, सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी हो जाए कि चॉइस ना बचे, तो अगर बाकी 4 सवाल चलो तुम्हारे निकल रहे हैं, 5वें सवाल में तुम्हें जो बचे हैं उनमें से 2 तो तुम्हें पूरे ही नहीं आते, अगर इसमें 3 रीजन भी निकल गए तो कम से कम पूरा नुकसान तो नहीं होगा ना। इसलिए बेटा रीजंस की प्रिपरेशन करनी है, ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। सूरत हाल बदलते हुए देर नहीं लगती, ठीक है, आपको पता है चंद मिनटों में ही सब बदल जाता है। हाँ क्या रिपीट कर दें दिमाग में? अच्छा अच्छा, अब मसला सारा ये है मेरे बच्चों कि इस वजह से मैं कह रहा हूं इससे 2 रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, एक का जवाब तो अब मैं नहीं दूंगा आप दोगे। वाई मेटेलिक हाइड्राइड्स आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स? वाई मेटेलिक हाइड्राइड्स को इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स क्यों कहा जाता है? सवाल लिख लो और जवाब खुद पहले वर्बली खुद बता दो, लिखवाऊंगा मैं। वाई मेटेलिक हाइड्राइड्स are called interstitial hydrides? मेटेलिक हाइड्राइड्स को इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स क्यों कहते हैं, बताओ भाई। हाँ भाई, तो जवाब यही है लगभग जो इन्होंने बताया कि मेटेलिक हाइड्राइड्स को इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस मेटल की इंटरस्टिशियल स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर रही है। मेटल की बात थोड़ी कर रहा है, मैं तो कह रहा हूं जब मेटल के अंदर हाइड्रोजन गैस मेटल की सरफेस पर एडजॉर्ब हो गई तो अब हम इसे मेटेलिक हाइड्राइड कह रहे हैं, और इसको हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेटा मेटेलिक हाइड्राइड में हाइड्रोजन गैस कहाँ होती है? मेटल की सरफेस पर मौजूद इंटरस्टिशियल स्पेसेस में होती है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। तो जवाब लिखें, जवाब क्या है बेटा? लिखवा रहा हूं, ध्यान से लिखते जाइए कि इन मेटेलिक हाइड्राइड्स, इन मेटेलिक हाइड्राइड्स हाइड्रोजन गैस occupies hydrogen gas occupies the interstitial spaces, occupies the interstitial spaces of d block metal present in d block metals. That's why they are called interstitial hydrides. They are called interstitial hydrides. Why metallic hydrides are non-stoichiometric? Why metallic hydrides are non-stoichiometric? ये दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें से। पहली बात तो आप ये समझो कि नॉन स्टीशियोमेट्रिक का मतलब क्या है बेटे। नॉन स्टीशियोमेट्रिक का मतलब है ये ऐसा फॉर्मूला H1.73। अभी मैंने आपको बोला, क्या आपने जिंदगी में कभी ऐसा कोई फॉर्मूला देखा है जिसमें किसी एटम का रेशियो फ्रैक्शन में हो या डेसिमल में हो? तो ऑब्वियसली आप कहोगे सर हमने ऐसा नहीं देखा, आज से पहले आज देख लिया, यही देखना बाकी रह गया था। अब आप सुकून से समझ गए ना? तो है अब
आज आपने ये भी देख लिया कि भाई नॉन स्टीशियो में ये जो फॉर्मूला है जिसमें रेशियो होल नंबर में नहीं है बल्कि किसमें है बेटा, फ्रैक्शन में या डेसिमल में, ठीक है बेटा, ऐसा फॉर्मूला कहलाता है नॉन स्टीशियोमेट्रिक फॉर्मूला। और ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, नॉन स्टीशियोमेट्रिक कंपाउंड्स। बात समझ में आ रही है बेटा? नॉन स्टीशियोमेट्रिक का मतलब कि भाई अगर किसी फॉर्मूले के अंदर आपको एटम्स का रेशियो डेसिमल या फ्रैक्शन में नजर आ रहा है तो ऐसा फॉर्मूला, ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, नॉन स्टीशियोमेट्रिक। तो बेटा जब आज से पहले आपको ऐसा कुछ देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ तो ये आज क्यों हो गया? आमिर कह रहे हैं सर बिलियर हो रहा है, बिलियर, BELER हो रहा है, BELER हो रहा है भाई। हाँ बेटे आमिर, तार हिलाओ नेट का, डिवाइस तुम्हारी हिल गई है शायद। हाँ भाई, कोई इसका जवाब दे सकता है? हाँ भाई, कोई इसका जवाब दे सकता है नॉन स्टीशियोमेट्रिक वाला? इस सवाल का जवाब देने वाले को 200 रुपए इजी पैसा करवाए जाएंगे। देखो बेटा, एक ट्रू केमिकल कंपाउंड वो होता है जो केमिकल रिएक्शन से बनता है। क्या हमने इस पूरी डिस्क्रिप्शन में कहीं भी ऐसा बोला कि मेटल और हाइड्रोजन के दरमियान केमिकल रिएक्शन हो रहा है? क्या कोई इक्वेशन लिखी हुई है पूरे डिस्क्रिप्शन के अंदर? नहीं ना, ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही कि मेटल और हाइड्रोजन के दरमियान केमिकल रिएक्शन हो रहा हो। और बेटा लिटरली नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई केमिकल प्रोसेस तो हुआ ही नहीं है, बस मेटल की सरफेस में हाइड्रोजन गैस क्या हो गई है, एडजॉर्ब, ठीक है। और एडजॉर्प्शन एक फिजिकल प्रोसेस है, कोई केमिकल प्रोसेस नहीं। तो बेटा मेटेलिक हाइड्राइड्स में मेटल और हाइड्रोजन किसी केमिकल रिएक्शन से गुजर के नहीं जुड़ रहा है। दोबारा कह रहा हूं, मेटेलिक हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन में मेटल और हाइड्रोजन किसी केमिकल रिएक्शन से गुजर के फॉर्म नहीं हो रहा है, बल्कि एक फिजिकल प्रोसेस एड्सॉर्प्शन से फॉर्म हो रहा है। और बेटा जो कंपाउंड केमिकल रिएक्शन से नहीं बनता वो ट्रू केमिकल कंपाउंड नहीं होता, और जो ट्रू कंपाउंड नहीं होता उसका फॉर्मूला भी कभी स्टीशियोमेट्रिक नहीं हो सकता। ये वजह है कि इनका फॉर्मूला नॉन स्टीशियोमेट्रिक होता है। अब इस कॉपी पेस्ट को छोड़ें और जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखिए भाई। मेटालिक हाइड्राइड्स, metallic hydrides are not formed, metallic hydrides are not formed as a result of, metallic hydrides are not formed as a result of a chemical reaction, as a result of a chemical reaction. Instead by adsorption, instead by adsorption, which is a physical process in which hydrogen gas occupy the interstitial spaces, that's why they are
non-stoichiometric, occupy the interstitial spaces, full stop, that's why they are नॉन स्टेशियोमेट्रिक। तो बेटे नॉन स्टेशियोमेट्रिक क्यों है? क्योंकि मेटालिक हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन में मेटल और हाइड्रोजन के दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन तो हो नहीं रहा, एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस एडजॉर्प्शन के नतीजे में हाइड्रोजन जो है वो मेटल के इंटरस्टिशियल स्पेसेस में एडजॉर्ब हो रही है। ठीक है भाई, इस वजह से ये नॉन स्टेशियोमेट्रिक होते हैं। यहाँ पे मेटालिक हाइड्राइड्स खत्म, बेटा टाइम भी खत्म होने वाला है, आखिरी मिनट है और इसको हम यहाँ पे एंड करेंगे बेटा। कल अगर क्लास हो गई, अल्लाह करे बारिश भी हो जाए लेकिन क्लास भी हो जाए, ठीक है, तो ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा बेटा। इस चैप्टर के 2-3 रीजनिंग क्वेश्चन मुझे और याद आ रहे हैं, वो भी मैं लिखवा दूंगा, यानी मुझे याद दिलाना, क्योंकि अब जो 2 टाइप्स हाइड्राइड्स की बची है ना, वो बहुत मुख्तसर सी हैं, तो वो 10-15 मिनट में खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आप मुझे याद दिलाना, हम रीजंस कर लेंगे इसके। इस तरह बेटा रीजन को साथ साथ लिखवा देंगे तो अच्छा रहेगा, आपको एंड में याद करने में तकलीफ नहीं होगी। अल्लाह हाफिज।